दोस्तों, आज हम देश की राजधानी दिल्ली का दिल यानी दिल्ली पर चर्चा करेंगे। आप जानते ही हैं कि 5 फरवरी को ये दिल्ली विधानसभा का चुनाव होगा और इसमें वो बेसिकली 2 दल अखाड़े में हैं। एक तो जिस समय जो रूलिंग पार्टी है पिछले 10-15 साल से, वो है आप। और दूसरी जो है, जो चुनौती दे रही है, वो है भारतीय जनता पार्टी, जो कि देश की रूलिंग पार्टी है। और तीसरी पार्टी जो कांग्रेस, जो कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है, इसका स्थापना 1885 में हुआ था, वो भी अपने आप को फिर से एसर्ट कर रही है। क्योंकि एक ज़माना था जब कांग्रेस ने 15 साल तक लगातार दिल्ली पर राज किया और उस समय की मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित। इसके बाद फिर वो हाशिए पर चली गई। लेकिन आज दंगल जो है, वो आप पार्टी और आपके बीजेपी। लेकिन मजे की बात ये है इस समय कि दिल्ली में शीश महल और बनाम राजमहल, ये दोनों के बीच जम कर के जैसे बोलते हैं ना कि प्रचार युद्ध चल रहा है। अब शीश महल को की नुमाइंदगी यानी कि इसके शीश महल का जब नाम आता है तो उसकी टारगेट पे कौन होते हैं? अरविंद केजरीवाल, जो कि 10 साल तक करीब-करीब मुख्यमंत्री रहे दिल्ली के। और उन पर ये बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाया है कि साहब उन्होंने अपने ये मुख्यमंत्री निवास पर जो उसका रिनोवेशन किया है, उसको नई सूरत दी है, उस पे करीब-करीब 33 करोड़ रुपया खर्च किया है। अब पार्टी भी चुप रहने वाली नहीं थी। उसने तुरंत ही राजमहल शब्द जो उछाल दिया। और राजमहल जब होता है तो उसके निशाने पर आपके नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री मोदी आ गए और उसने कहा बीजे ये अब पार्टी ने बीजेपी पर यानी प्रधानमंत्री पर सीधा ये आरोप लगाया कि उन्होंने कोविड के दौरान प्रधानमंत्री निवास का जो रिनोवेशन करवाया, उसको नहीं किया, तो उसमें 2,500 करोड़ से ज्यादा खर्च किया। तो एक तरफ शीश महल और दूसरी तरफ राजमहल, और बड़ा जम करके बड़ा एक दिलचस्प दृश्य बन रहा है इसमें। कल आपके आप पार्टी के जो नेता थे, इसमें संजय सिंह और भारद्वाज, और उनके साथ कल मीडिया वाले वहां पे पहुंचे आपके ये मुख्यमंत्री निवास पर, और उन्होंने कहा कि हम दिखाते हैं कि बताइए कहाँ मुख्यमंत्री निवास पर स्विमिंग पूल है और कहाँ वो सोने के टॉयलेट है, ये जैसा कि बीजेपी ने आरोप लगाया, लेकिन उनको अंदर जाने ही नहीं दिया। अब फिर उल्टा फिर क्या हुआ कि आपके संजय सिंह ने कहा कि ठीक है, हम आप हमें अंदर नहीं जाने देते तो हम प्रधानमंत्री की तरफ चलते हैं। तो वो वहां पहुंच गए और साथ में मीडिया भी था। और मजे की बात ये है, वो कहते हैं कि हम बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने किस तरह से अपने निवास को राजमहल बनाया। लेकिन जैसे ही वो पहुंचे, उनको वहां के पुलिस ने रोक लिया। तो मतलब ये हुआ कि ये जो कवायद हुई राजमहल और शीश महल के बखे उजड़ने की, कि क्या सच्चाई है, ना तो मुख्यमंत्री के घर का पता चल सका और ना प्रधानमंत्री के घर का पता चल सका कि वाकई शीश महल है या राजमहल है ये भी या नहीं। हालांकि अगर ऐसा होता, पुलिस जाने देती और उनको रोकती नहीं, तो कम से कम शीश महल की सच्चाई सामने आ जाती, लेकिन नहीं आई। तो ये अच्छा, अब ये शीश महल और राजमहल का मुद्दा क्यों उठा है सामने? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार दिल्ली के चुनाव में अपने आप को झोंक दिया है। उसकी वजह ये है कि बीजेपी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो अरविंद केजरीवाल को डिफीट दे सके या उसके सामने खड़ा हो सके।
तो अब उनके सामने यही एकमात्र रास्ता रहता है कि मोदी जी हर जगह, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि भाई वो हैं तो चुनाव जीतेंगे और डबल इंजन की सरकार बनेगी। हर जगह वो डबल इंजन का नारा लगाते हैं। पेट्रोल, चाहे वो महाराष्ट्र में चुनाव हुआ हो या आपके हरियाणा में, वहाँ भी उन्होंने डबल इंजन का। तो मोदी जी ने सोचा कि चलो हम भी खड़े होते हैं, मैं ही चुनाव लड़ा। अब लग ऐसा रहा है कि अरविंद केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी, ऐसा लग रहा है कि मोदी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इस तरीके का इंप्रेशन भी जा रहा है, जो कि थोड़ा सा अटपटा लगता है, क्योंकि आमतौर पर जो प्रधानमंत्री होते हैं और अब तक के प्रधानमंत्रियों को हमने देखा, वो इस स्तर तक, यानी प्रदेश के स्तर तक इस कदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जिस तरह से मोदी जी हर प्रदेश में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वैसे मोदी जी ने 2015, 2020 इसमें भी उन्होंने दिल्ली में आपके सार्वजनिक सभाएं की थी और केजरीवाल को चुनौती दी थी, लेकिन दोनों बार बीजेपी हारी। 2015 में बीजेपी को 70 में से सिर्फ 2 या 3 सीटें मिली और आप केजरीवाल को, मतलब आप पार्टी को ज्यादा मिली। 2020 में भी ये हुआ कि बीजेपी को 7 या 8 सीटें मिली और इसको 60 से ऊपर मिली। तो लेकिन इस बार बिल्कुल कांटे की टक्कर है। अच्छा, अब देखना ये है कि हालांकि बड़ा इलेक्शन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग बन गया है, ये जो प्रधानमंत्री सीधा, क्योंकि अब प्रधानमंत्री ने एक तरह से अपनी प्रतिष्ठा, यानी इसे बोलते प्रेस्टीज, उसका एक मुद्दा बना लिया है कि अगर मान लीजिए बीजेपी की हार होती है इस बार, तो निश्चित रूप से वो, क्योंकि बीजेपी का कोई चेहरा नहीं, तो बीजेपी की हार की नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की हार होगी। ये एक तरीके का नैरेटिव आप पार्टी भी सामने ला रही है, क्योंकि भाई मोदी जी अपने आप को महाबली समझते हैं, तो अरविंद केजरीवाल क्यों पीछे रहने वाले, तो एकदम करके ही चल रहा है। लेकिन इधर कांग्रेस भी जोर मार रही है। कांग्रेस पिछले 10 साल से बड़े हाशिए पर थी। एक भी सीट इस समय विधानसभा में, एक भी सीट उसकी नहीं थी। बहुत कम, 4, बहुत लोएस्ट 4 या 3% पर उसके आगे थे। आपके लोकसभा में उसने थोड़ा बहुत वोट परसेंटेज इम्प्रूव किया है। लेकिन अब वो, लेकिन मजे की बात ये है कि इंडिया गठबंधन के कांग्रेस और आपकी आप पार्टी दोनों उसके घटक हैं। बेहतर तो ये होता कि बीजेपी का मुकाबला करने से पहले एक कांग्रेस और आप पार्टी के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो जाती और 2-4 सीटों पर कांग्रेस लड़ सकती थी आपके आप पार्टी के समर्थन से, यह कोई फ्रेंडली कंटेस्ट होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका थोड़ा-सा नुकसान हो सकता है। क्यों? एक बात और आप सुन लें, इधर बीएसपी की जो नेता है सुप्रीमो मायावती, जो कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही, उन्होंने भी कह दिया कि साहब हम भी दिल्ली की 70 सीटों पे लड़ेंगे। और उधर ओवैसी, वो उन्होंने भी कहा कि हम या जो मुस्लिम बाहुल्य बस्तियां हैं, वहाँ हम अपने कैंडिडेट खड़ेंगे करेंगे। तो एक वोट कटेगा, और वोट कटेगा ये कि आप पार्टी का जो वोट है, वो दलितों का वोट या मुस्लिम्स का वोट, वो वोट कटेगा और इसका फायदा बीजेपी को होगा। मैं नहीं समझता कि कांग्रेस को हो सकता है। लेकिन क्योंकि बीजेपी के तो हमेशा कमिटेड वोट रहते हैं, मतलब उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि कांग्रेस का ही वोट जो है आपके आप पार्टी में खिसका और इससे उसकी एक सरकार बनी फिर 2015 में, 2020 में। और इसलिए अगर मान लीजिए दोनों के बीच कुछ खास जगह फ्रेंडली कंटेस्ट हो जाते, तो आप पार्टी का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है। लेकिन कांग्रेस दिखा रही कि भाई हमारी मौजूदगी दिल्ली में रहनी चाहिए, और ये भी सही है कि 15 साल तक वो राज करती रही है कांग्रेस। तो ऐसी स्थिति में वो चाहेगी कि भाई हम भी कहीं आए मैदान में, और निश्चित रूप से कुछ सीटों पर वो मजबूत है और
मतलब कुछ इस बार उसका खाता ज़रूर खुलेगा, उससे पहले उसका खाता नहीं खुला था। लेकिन कहीं ऐसा भी हो रहा है, कुछ लोग मान के चल रहे हैं कि बीजेपी पूरी आक्रामक होकर के लड़ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है एक शंकु सरकार भी हो जाए। क्योंकि इस समय आपकी दिल्ली विधानसभा में 8 सीटें बीजेपी की हैं और 62 सीटें आप पार्टी की हैं। तो मैं इतना तो मेरा पक्का मानना है कि आप पार्टी की सीटों की में कमी आएगी। कितनी आएगी ये ज़रूर देखने वाली बात है। अब ये भी हो सकता है कि कुछ का ये कहना है कि भई त्रिशंकु सर यानी हंग असेंबली आ जाए, माने किसी को भी इस पर बहुमत नहीं मिले। लेकिन लार्जेस्ट पार्टी तो मैं फिर भी अभी आपको मान कर के चल रहा हूँ कि लार्जेस्ट पार्टी अब उसके होगी, क्योंकि कुछ काम उसने निश्चित रूप से अच्छे किए हैं। जैसे स्कूल में और आपके जो मोहल्ला क्लिनिक, हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में अच्छे काम हुए हैं। और जैसे बिजली के मामले में, जो बिजली के पहले बहुत सारे अनाप-शनाप बिल आते थे, पानी के आते थे, उसमें उसने किया। लेकिन सवाल जो है कि जो आपकी बीजेपी है, रूलिंग पार्टी केंद्र की, तो वो भी पीछे रहने वाली ही नहीं है। उसने भी अपने आप को काफ़ी मतलब जैसे बोलते हैं कि फ्री वाइब्स काफ़ी रेवड़ियाँ बाँटना जैसे बोलते हैं। और वह परोक्ष रूप से लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना अ, वो भी कहीं-कहीं भूमिका निभा रहे हैं। आप पार्टी तो मानती ही है कि उन्होंने हमें काम करने दिया नहीं। और वाक़ई ये चाहे कई बार जो निर्वाचित सरकार बिल्कुल विकलांग लगती है, तो एक नैरेटिव ये भी खड़ा हो रहा है कि हम आप पार्टी को वोट क्यों दें? क्योंकि अगर आप पार्टी बहुमत में आ भी जाती है, तो उसे केंद्र की भी जो बीजेपी सरकार है, काम नहीं करने देगी। तो फिर लड़ाई-झगड़ा शुरू होगा। और इस समय के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं सक्सेना, वो तो काफ़ी इस मामले में बहुत ही हस्तक्षेप करते हैं। उससे पहले के जो गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, बैजल और न नजीब जंग, उन्होंने भी किया लेकिन इस हद तक नहीं किया। लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा है। तो एक ये भी हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये मान के चलता हूँ कि जो श्रम्स हैं, निचले तबके हैं, कई जगह हैं अ, ठोस काम आप पार्टी किया है। लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा ये है राजमहल और शीश महल को लेकर के कि क्या हमारे किसी भी पार्टी के नेताओं क्या पार्टियों क्या नेता लोग अपनी पारदर्शिता जिसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी क्या उससे काम लेंगे? जो आपने शीश महल और राजमहल का जो नारे दिए हैं कि सब अनाप-शनाप खर्चे करते हैं, तो इसका तो मतलब इस दृष्टि से तो इसके आरोपों के घेरे में प्रधानमंत्री मोदी भी खड़े हो जाते हैं और केजरीवाल भी खड़े हो जाते हैं। और ऐसी हालत में चाहिए दोनों दलों के नेताओं को कि वो ट्रांसपेरेंसी से काम लें और अपने राजमहल और शीश महल के दरवाजे खोल दें और जनता को मीडिया को काम करने दें, जिससे कि पता लग जाए कि हकीकत क्या है। वाक़ई वहाँ पर स्विमिंग पूल है या नहीं, महँगे सोफ़े हैं या नहीं और मतलब यही राजमहल का है कि मोदी जी ने कोविड के ज़माने में अपने निवास को किस तरह से किया, क्या किया। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर लोकतंत्र को मजबूत रखना है, संविधान के अनुसार काम करना है और जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है पब्लिक लाइफ में, उसको बड़ा स्तरीय रखना चाहिए क्योंकि बीजेपी का जो कैंडिडेट है कालकाजी बिधूड़ी, जो पहले एमपी भी थे, उन्होंने जिस जिस घटिया भाषा का इस्तेमाल प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री नीतीश ये जो मुख्यमंत्री हैं एकदम से नाम मैं भूल गया उनके बारे में वो भी महिला हैं उन और उनके परिवार के बारे में जिस तरह से जो आतिशी उनके परिवार के बारे में जैसे शब्द कहे वो अच्छे नहीं है अच्छे पब्लिक डिस्कोर्स ऐसा पब्लिक डिस्कोर्स नहीं होना चाहिए एक स्तर का होना चाहिए और इसका खामियाजा निश्चित रूप से
बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली की महिलाएँ इस विदुड़ी के ने जो अपमान किया उसको सहन नहीं करेंगी और इसका लाभ आप पार्टी और कांग्रेस दोनों को हो सकता है। फिर भी मेरा तीनों से ये है अपील है, कहना भी है कि आप पारदर्शिता से काम लें और इस एक स्तर को बनाए रखें। तो मैं आज इतना ही कहना चाहूँगा। जय हिंद।